जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आप लोगों के कल एग्जाम होने वाले हैं, यानी 16 मई 2025 को बीए सेकेंड सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स का पेपर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो पेपर कोड है ECU 102F है। ठीक है, 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है और ये क्वेश्चन पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। और उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी या उससे अफिलेटेड कॉलेज हैं सभी बच्चे इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपका OMCQS एग्जाम होने वाला है तो। ठीक है, मेरे पास देखें उपलब्ध नहीं हो पाया है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर, किसी बच्चे ने सेंड नहीं किया था मेरे पास। अगर किसी के पास हो तो जल्दी से जल्दी आप लोग सेंड करने का प्रयास कीजिए ताकि मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। एग्जाम के बाद आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, चले बिना देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज के इस क्लास को। चलिए, इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किसका अध्ययन करता है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। ठीक है, एंटायर इकोनॉमी, पूरी अर्थव्यवस्था का। ठीक है, जितने भी अर्थव्यवस्था है सभी का अध्ययन जो है समष्टि अर्थशास्त्र करता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है पहले का। जल्दी जल्दी देखने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि कल ही एग्जाम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि आर्थिक मुद्दा है? समष्टि आर्थिक मुद्दा कौन सा है? देश में जो महंगाई है वो एक समष्टि आर्थिक मुद्दा है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है? जीडीपी का पूरा नाम पूछा जा रहा है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में इसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए, चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, किसके पास किसी देश की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी होती है? तो यह केंद्रीय बैंक के पास होती है, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए, अगर किसी के पास हो तो प्लीज़ क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिए आप लोग। ठीक है, एग्जाम के बाद भी आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को आंसर की प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है DDU यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर का तो जल्दी से जल्दी सेंड करने का प्रयास करिए। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है, जब वस्तुओं की कीमतें समय के साथ लगातार बढ़ती रहती हैं तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहा जाता है? महंगाई कहा जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, NNP का पूरा नाम क्या है? NNP का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? जीडीपी की गणना में सरकारी व्यय, घरेलू उपभोग और व्यावसायिक निवेश इसमें शामिल किए जाते हैं, लेकिन जो अवैध गतिविधियां हैं, इनलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ये जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय मापन की वह विधि कौन सी है जो व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा अर्जित सभी आय को जोड़ती है? तो यह आय विधि है। ठीक है, इनकम मेथड है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए देखिए, क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर होता है, जो नाममात्र जीडीपी होता है इसमें मुद्रास्फीति शामिल होती है, जबकि जो वास्तविक जीडीपी होता है इसमें मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जीडीपी का एक घटक कौन सा है? जीडीपी का घटक कौन सा है? देखें, आयात भी नहीं है, ट्रांसफर भुगतान भी जीडीपी का घटक नहीं है, घरेलू उपभोग। ठीक है, घरेलू उपभोग जीडीपी का एक घटक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो इसका हमेशा क्या अर्थ होता है? जब किसी देश की जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP की गणना कैसे की जाती है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP माइनस मूल्यह्रास के साथ की जाती है। यानी जो GNP है, ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, इसको आप माइनस करके मूल्यह्रास में घटा करके, ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद का गणना करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी की सीमा नहीं है? तो देखें, यह कानूनी और अवैध दोनों लेन देन को
गिनता है, यह जीडीपी की सीमा के अंतर्गत नहीं आता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए सारे ऑप्शन को पढ़ने का भी समय नहीं है, ठीक है। चले, प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या है, ठीक है। प्रति व्यक्ति जीडीपी क्या होता है? कुल जनसंख्या से विभाजित जो जीडीपी होता है वो प्रति व्यक्ति जीडीपी होता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, समय के साथ आर्थिक विकास का बेहतर माप कौन सा है? समय के साथ आर्थिक विकास का बेहतर माप वास्तविक जीडीपी होती है, ठीक है, रियल जीडीपी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि मुद्रास्फीति अधिक होती है तो वास्तविक जीडीपी की तुलना में नाममात्र जीडीपी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर प्रभाव पड़ता है वास्तविक जीडीपी नाममात्र जीडीपी से कम होगी। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, ट्रांसफर भुगतान जैसे पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, जीडीपी में क्यों शामिल नहीं किए जाते हैं? इसको इसलिए नहीं शामिल किया जाता है कि वे वस्तुएं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं होते हैं, इसलिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आय लेखांकन की वह विधि कौन सी है जो उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापती है? तो यह उत्पादन विधि मापती है, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड मापती है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि जीडीपी लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती है तो इसे मंदी कहा जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी का हिस्सा है लेकिन जीडीपी का नहीं? तो देखें, विदेश में काम करने वाले देश के नागरिकों की जो आय है, ठीक है, ये सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएनपी का हिस्सा है लेकिन जीडीपी का हिस्सा नहीं होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक जीडीपी को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है? तो किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वर्तमान जीडीपी का जो स्तर होता है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संभावित जीडीपी का तात्पर्य है, संभावित जीडीपी का तात्पर्य होता है पूर्ण रोजगार पर प्राप्त जीडीपी जिसमें मुद्रास्फीति का दबाव नहीं होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र व्यय का योग निम्नलिखित में से किसका होता है? समग्र व्यय का योग किसका होता है? उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात जो होता है समग्र व्यय का योग होता है, ठीक है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये थोड़ा विजुअल नहीं हो पा रहा है, मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखें, निम्नलिखित में से कौन समग्र व्यय का घटक नहीं है? समग्र व्यय का घटक कौन सा नहीं है? देखें, उपभोग, निवेश और सरकारी खर्च ये तीनों आपके समग्र व्यय के घटक होते हैं। शुद्ध आयात ये आपके समग्र व्यय का घटक नहीं है। सी ऑप्शन आपका राइट है 24 का। अभी आगे आपको साफ साफ क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन किसके बीच संबंध को दर्शाता है? उपभोग फलन उपभोग और आय के बीच के संबंध को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे उपभोग व्यय को प्रभावित करता है? तो जो आपका कर दरों में परिवर्तन, जो टैक्स है इसके दरों में परिवर्तन, उपभोक्ता विश्वास में परिवर्तन यानी जो कस्टमर है उनके विश्वास में परिवर्तन हो रहा है, प्रयोज्य आय में परिवर्तन, ये सभी क्या हैं आपके? ये सीधे उपभोग व्यय को प्रभावित करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है 26 का। चलिए यहाँ से थोड़ा साफ साफ दिखाई देगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है, निवेश व्यय सबसे अधिक किसके प्रति संवेदनशील होता है? तो निवेश व्यय सबसे अधिक किसके प्रति संवेदनशील होता है? ब्याज दरों के प्रति सबसे अधिक जो है संवेदनशील होगा। बी ऑप्शन राइट है 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन निवेश व्यय का उदाहरण है? निवेश व्यय का उदाहरण क्या है? एक नया कारखाना बनाना निवेश व्यय का उदाहरण है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, संतुलन जीडीपी तब प्राप्त होती है जब, संतुलन जीडीपी तब प्राप्त होती है जब समग्र व्यय कुल उत्पादन के बराबर होता है। बी ऑप्शन राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है,
यदि समग्र व्यय कुल उत्पादन से अधिक है तो भंडार यानी जो भंडार है उसका क्या होगा। समग्र व्यय कुल उत्पादन से अधिक है तो भंडार का क्या होगा, तो भंडार जो है घटेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 का डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या पूछ रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की गणना कैसे की जाती है। एमपीसी की गणना उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन के हिसाब से की जाती है। ठीक है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी की गणना किसे कैसे की जाती है, उपभोग में परिवर्तन बटे आय में परिवर्तन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस किसका मापन करती है। तो एमपीएस आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन की माप करती है। बी ऑप्शन राइट है 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एमपीसी इक्वलिटी 0 वाट है तो एमपीएस का मान क्या होगा, 0.2 होगा। पहला ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए पूछा जा रहा है आपसे, औसत उपभोग प्रवृत्ति एपीसी के लिए सही सूत्र कौन सा है। एपीसी के लिए सही सूत्र कौन सा है, एपीसी के लिए सही सूत्र है कुल उपभोग बटा कुल आय। सी ऑप्शन राइट है 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वायत्त व्यय का तात्पर्य है। स्वायत्त व्यय का तात्पर्य होता है वह खर्च जो आय स्तरों से स्वतंत्र होता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए स्वायत्त व्यय का एक उदाहरण क्या है। स्वायत्त व्यय का उदाहरण है सरकार द्वारा रक्षा पर किया गया खर्च। बी ऑप्शन आपका राइट है 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है गुणक प्रभाव क्यों होता है। गुणक प्रभाव प्रारंभिक खर्च से अतिरिक्त आय और खर्च उत्पन्न होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यदि एमपीसी इक्वल टू 0.75 है तो गुणक यानी जो मल्टीप्लायर है उसका मान क्या होगा, 4 होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका भी सी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस बढ़ती है तो गुणक का क्या होगा। तो जो गुणक होगा यह भी घटेगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, गुणक की सही गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। तो गुणक के लिए सही सूत्र है 1/1 माइनस एमपीसी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 40 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय संतुलन किससे प्रभावित होती है या फिर किससे प्रभावित होता है। तो ये सरकारी व्यय, कर और शुद्ध निर्यात इन तीनों से प्रभावित होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शुद्ध निर्यात की गणना कैसे की जाती है। शुद्ध निर्यात की गणना निर्यात माइनस आयात के हिसाब से की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि सरकार व्यय बढ़ाती है तो इसका राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि सरकार व्यय बढ़ाएगी तो राष्ट्रीय आय पर जो आय होगी, जो प्रभाव होगा इसका, ये भी बढ़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, करों में यानी जो टैक्स है इसमें वृद्धि का कुल मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बताइए बढ़ेगा या फिर घटेगा। बिल्कुल घटेगा, बी ऑप्शन आपका राइट है 44 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आयात बढ़ता है तो शुद्ध निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आयात बढ़ेगा तो शुद्ध निर्यात पर जो प्रभाव है ये घटेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुद्रा के कौन कौन से कार्य हैं। मुद्रा के कौन कौन से कार्य होते हैं, मूल्य मापन का माध्यम, विनिमय का माध्यम और भविष्य के लेन देन का साधन, ये सभी है। डी ऑप्शन राइट है 46 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक समुच्चय नहीं है। मौद्रिक समुच्चय कौन सा नहीं है, जीडीपी मौद्रिक समुच्चय नहीं है। डी ऑप्शन राइट है 47 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, M1 मौद्रिक समुच्चय में क्या शामिल होता है। M1 मौद्रिक समुच्चय में क्या शामिल होगा, मुद्रा और मांग जमा शामिल होंगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुद्रा की मात्रा सिद्धांत किस पर आधारित है। मुद्रा की जो मात्रा सिद्धांत है
बताइए किस पर आधारित है? बिल्कुल, यह मुद्रा की आपूर्ति पर आधारित होता है, मनी सप्लाई पर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तरलता वरीयता सिद्धांत किसने दिया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तरलता वरीयता सिद्धांत ये दिया गया है जॉन मेनार्ड किन्स के द्वारा। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISLM मॉडल के अनुसार यदि सरकार अपने व्यय में वृद्धि करती है तो अल्पकालिक रूप से ब्याज दर और निवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ब्याज दर बढ़ेगी, निवेश क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जब केंद्रीय बैंक बाजार में अधिक मुद्रा प्रवाहित करता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विस्तारवादी मौद्रिक नीति कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 52 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चले पूछा गया है, मुद्रा सृजन किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, कमर्शियल बैंक के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 53 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बाजार में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो तरलता वरीयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरलता वरीयता आपकी घटेगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 54 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिरता को भी लाना। डी ऑप्शन आपका राइट है 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अगर सरकार करों में वृद्धि यानी जो टैक्स है उसमें वृद्धि कर रही है और सरकार जो व्यय हो रहा है, जो खर्च हो रहा है उसमें कटौती कर रही है तो इसका कुल प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव होगा जीडीपी में गिरावट आएगी। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 56 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विनिमय समीकरण M=Py में यदि जो भी है वो स्थिर है और जो उत्पाद है यानी जो Y है पूर्ण रोजगार स्तर पर है तो मुद्रा आपूर्ति जो M है इसमें वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? तो इसमें वृद्धि कीमतें जो P है समानुपातिक रूप से बढ़ेंगी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, मुद्रा सृजन की प्रक्रिया को किसके द्वारा सबसे अधिक प्रभावित किया जाता है? तो बैंक दर के द्वारा, CRR यानी जो नगद आरक्षित अनुपात है, SLR वैधानिक तरलता अनुपात, इन तीनों के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया यदि शुद्ध निर्यात नकारात्मक हो तो इसका क्या अर्थ है? यदि शुद्ध निर्यात जो है नकारात्मक होगा तो इसका अर्थ होगा कि जो निर्यात है वो आयात से कम हो रहा है। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 59 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति में रिपो रेट का मुख्य प्रभाव क्या होता है? रिपो रेट का मुख्य प्रभाव होता है वाणिज्यिक बैंकों की उधारी लागत प्रभावित होती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 60 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, IS वक्र क्या दर्शाता है? IS वक्र क्या दर्शाता है? वस्तु बाजार संतुलन दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 61 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, LM वक्र किस बाजार का संतुलन दर्शाता है? LM वक्र जो होता है मुद्रा बाजार के संतुलन को दर्शाता है। ठीक है, मनी मार्केट के संतुलन को दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 62 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, IS वक्र की ढाल सामान्यतः कैसी होती है? IS वक्र की जो ढाल है वो नीचे की ओर झुकी हुई होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है 63 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज दर में वृद्धि होने पर IS वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब ब्याज दर में वृद्धि होती है तो जो IS वक्र होता है यह इसका जो निवेश होता है वो घट जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है 64 का। चले सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, LM वक्र का स्थान किसके कारण ठीक है दाईं ओर शिफ्ट होता है? LM वक्र, ठीक है, LM वक्र का जो स्थान है किसके कारण दाईं ओर शिफ्ट होता है? तो यह धन की आपूर्ति के वृद्धि के कारण जो है ये आपका LM जो वक्र है, ठीक है, ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, धन की आपूर्ति में वृद्धि के कारण LM वक्र जो होता है वो दाईं ओर शिफ्ट होता है। ठीक है, ये पॉइंट
नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सरकार, ठीक है, खर्च बढ़ाता है, ठीक है, जो विजुअल नहीं हो पा रहा है धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। यदि सरकार खर्च बढ़ाती है तो आईएस वक्र किस दिशा में शिफ्ट होगा? तो जो आईएस वक्र है यह आपके दाएं दिशा में शिफ्ट होगा, राइट दिशा में, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है 66 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईएसएलएम मॉडल में, ठीक है, आईएसएलएम मॉडल में समग्र मांग को निर्धारित किन दो वक्रों के मिलन से होता है? तो यह आपका आईएस और एलएम वक्र के मिलन से होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 67 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति के बढ़ने पर एलएम वक्र पर क्या असर हो सकता है? तो बाएं और ये शिफ्ट हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 68 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई बिंदु आईएस वक्र के बाएं स्थित हो तो वह क्या दर्शाता है? तो वह आपका वस्तु बाजार में अधिक आपूर्ति को दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, समग्र मांग वक्र किस स्थिति में दाईं ओर शिफ्ट होता है? तो यह जब आईएस और एलएम वक्र है ये दाईं ओर शिफ्ट हो। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 70 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? मुद्रास्फीति मूल्य स्तर में सामान्य वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 71 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड पुल मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण क्या है? डिमांड पुल मुद्रास्फीति का प्रमुख कारण होता है समष्टि मांग में वृद्धि। डी ऑप्शन आपका राइट है 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, कास्ट पुल मुद्रास्फीति मुख्यतः किससे होती है? यह आपका उत्पादन लागत में वृद्धि से होती है। सी ऑप्शन राइट है 73 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दिखाता है? फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में संबंध को दिखाता है। सी ऑप्शन राइट है 74 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दीर्घकाल में फिलिप्स वक्र के अनुसार बेरोजगारी, तो जो बेरोजगारी है यह मुद्रास्फीति से अप्रभावित रहती है। सी ऑप्शन राइट है 75 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 76 आपसे क्या पूछा जा रहा है, NAIRU का अर्थ है, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है स्थिर मुद्रास्फीति के साथ संगत बेरोजगारी दर, ठीक है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, स्थिर मुद्रास्फीति के साथ संगत बेरोजगारी दर। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 76 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में होता है, क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होता है। सी ऑप्शन राइट है 77 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप सभी से पूछा जा रहा है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से क्या हो सकता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से क्या होगा? डिमांड पुल मुद्रास्फीति होगा। बी ऑप्शन आपका राइट है 78 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी लोग, पूछा जा रहा है आपसे, अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के अनुसार नीति निर्धारक किनके बीच चयन करते हैं? तो यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच नीति निर्धारक जो होते हैं इनके बीच चयन करते हैं अल्पकालीन फिलिप्स वक्र के अनुसार, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 79 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूल अपेक्षाएं सिद्धांत क्या बताता है? अनुकूल अपेक्षाएं सिद्धांत जो है ये मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं धीरे धीरे समायोजित होती हैं, इसको बताता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 80 का, ठीक है। अनुकूल अपेक्षाएं सिद्धांत क्या बताती हैं? मुद्रास्फीति की अपेक्षाएं धीरे धीरे समायोजित होती हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड पुल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सबसे प्रभावी नीति क्या है? सबसे प्रभावी नीति होता है मौद्रिक शक्ति। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 81 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है आपसे, ठीक है, युक्ति संगत अपेक्षाएं सिद्धांत के अनुसार, युक्ति संगत अपेक्षाएं सिद्धांत के अनुसार जो सभी लोग उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपेक्षाएं बनाते हैं। सी ऑप्शन राइट है 82 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है कौशल का मेल न होना। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 83 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, जब मुद्रास्फीति की दर लगातार तेजी से बढ़ती है तो इसे कहते हैं दौड़ती हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है 84 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिसइंफ्लेशन का सही अर्थ क्या है। डिसइंफ्लेशन का सही अर्थ होता है मुद्रास्फीति दर में कमी। सी ऑप्शन राइट है 85 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मुद्रास्फीति अप्रत्याशित रूप से बढ़ती है तो किसे लाभ होता है। तो पूर्णकर्ता को लाभ होता है, डेबिटर्स को। सी ऑप्शन राइट है 86 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भुगतान संतुलन बीओपी क्या रिकॉर्ड करता है। तो जो बीओपी है यह एक देश और बाकी दुनिया के बीच आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन चालू खाता का हिस्सा है। चालू खाता का हिस्सा कौन सा है। वस्तुओं का निर्यात चालू खाता का हिस्सा है। बी ऑप्शन राइट है 88 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, पूंजी खाता में क्या शामिल होता है। पूंजी खाता में देशों के बीच निवेश और ऋण को शामिल किया जाता है। सी ऑप्शन राइट है 89 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है तो उसका चालू खाता होगा घाटे में होगा, अधिशेष में होगा यानी इन सरप्लस में, बैलेंस्ड होगा यानी संतुलित होगा। बताइए क्या होगा। यदि कोई देश आयात से अधिक निर्यात करता है तो उसका जो चालू खाता है वह अधिशेष में होगा, ठीक है, इन सरप्लस में। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन देशों को भुगतान संतुलन की समस्या में मदद करता है। तो आईएमएफ करता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 91 का। चले आईएमएफ जो है सभी देशों को लोन प्रोवाइड कराता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान को भी लोन दिया है आईएमएफ ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी मुद्रा बाजार क्या है। विदेशी मुद्रा बाजार जो होती है एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में बदलने का बाजार होता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विनिमय दर का अर्थ है। विनिमय दर का अर्थ होता है एक मुद्रा की कीमत दूसरी मुद्रा में। सी ऑप्शन आपका राइट है 93 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि भारतीय रुपए की कीमत 75 रुपये से 80 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर हो जाए तो रुपए का क्या हुआ। तो जो रुपए है, ठीक है, इसका क्या हुआ। तो जो रुपए है इसका मूल्य ह्रास हो गया। सी ऑप्शन आपका राइट है 94 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि भारत में अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़े तो रुपए का क्या होगा। तो जो रुपए है इसका मूल्य ह्रास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट है 95 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किस खाते में दर्ज होता है। तो यह आपका पूंजी खाते में दर्ज होता है, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 96 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन चालू खाता का हिस्सा नहीं है। चालू खाता का हिस्सा कौन सा नहीं है। विदेशी निवेश चालू खाता का हिस्सा नहीं होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 97 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटा का अर्थ है। व्यापार घाटा का अर्थ होता है आयात निर्यात जो है, आयात जो है निर्यात से अधिक हो रहा है तो क्या होगा, व्यापार में घाटा होगा, ठीक है। आसान शब्दों में बिल्कुल आसान है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तैरती विनिमय दर प्रणाली में मुद्रा का मूल्य कौन तय करता है। तो तैरती विनिमय दर प्रणाली में जो मुद्रा का मूल्य होता है यह बाजार में मांग और आपूर्ति तय करता है। सी ऑप्शन आपका राइट है 99 का। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए तहे दिल से आपका सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चले ये लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश एफपीआई में क्या शामिल होता है। एफपीआई में शेयर और बॉन्ड खरीदना होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 100 का। आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड कर दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।